नमस्कार, आप सभी का स्वागत इकोनॉमी टुडे में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत में आज क्या कुछ खास रहेगा, इस पर हमारी नजर भी रहेगी और आपको भी हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 चर्चा के बाद हो सकता है पारित। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत पर रियल एस्टेट उद्योग ने की वित्त मंत्री की सराहना। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 10 वर्षों में 165% बढ़ी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में हुई उल्लेखनीय प्रगति। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान करेंगे संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। हथकरघा के जरिए करीब 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे तौर पर मिल रहा है रोजगार। और आज हरी निशान के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार। कल शुरुआती कारोबार में शानदार तेजी के बाद गिरावट के साथ बंद हुए थे शेयर मार्केट। आज की टॉप लाइन्स आपने जानी, क्या कुछ खास ना सिर्फ बात की जाए संसद में जो बजट सत्र जारी है उसमें क्या कुछ खास रहेगा, नवीकरणीय ऊर्जा में किस तरीके से उल्लेखनीय प्रगति की है, और आज 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है। और सही अगर बात की जाए मार्केट की तो वहां भी आज फिलहाल हरे निशान जो है शुरुआती दौर में नजर आ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन में संबोधन अपना देंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन का उद्देश्य 7 देशों के समूह के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग को मजबूती देना है। समूह के सदस्यों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंध हैं। एशिया के 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान आर्थिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में मजबूती लाने के तरीकों पर मंथन हो रहा है। सम्मेलन की मेजबानी भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सहयोग से विदेश मंत्रालय कर रहा है। और बात करते हैं सी फूड के निर्यात को लेकर। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत के सी फूड निर्यात में वृद्धि देखी जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में इसके निर्यात में 30.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वैश्विक सी फूड बाजार में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। 2019 और 20 के दौरान देश में कुल 141.64 लाख टन सी फूड का उत्पादन हुआ और 13.2 लाख टन निर्यात किया गया। 2022-23 में 175.45 लाख टन उत्पादन हुआ और करीब 17.54 लाख टन सी फूड का निर्यात किया गया। आपको बता दें 2023 और 24 के लिए उत्पादन 182.70 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि निर्यात 18.19 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। 2019 और 20 में सी फूड के निर्यात में करीब 46,663 करोड़ की आय हुई है। 2022-23 में ये आय बढ़कर 63,969 करोड़ हो गई और वहीं इसके साथ साथ 2023-24 में 61,043 करोड़ से अधिक के निर्यात का अनुमान जताया गया है। वर्तमान में भारत 132 देशों को सी फूड उत्पादों का निर्यात करता है। और आइए बात करते हैं आज के दिवस। जी हां, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इस दौरान हथकरघा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 5 संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बुनकरों को समर्पित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और इस अवसर पर हथकरघा यानी हैंडलूम के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस उद्योग से बहुत से लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से इस उद्योग को सशक्त करने का काम कर रही है। हथकरघा के जरिए करीब 4.5 करोड़ से अधिक लगातार रोजगार के जो अवसर हैं उनका भी सृजन हुआ है और इससे लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऊर्जा सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इस मौके पर भारत और अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक कार्बन मुक्त करने के उपायों पर भी मंथन हुआ।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। मई 2024 तक बड़े जल विद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त स्थापित क्षमता 195.01 गीगावाट है। भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चौथे, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना, सौर पार्क, PM कुसुम योजना, रूफटॉप सौर ऊर्जा चलाई जा रही है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके जरिए 10 मिलियन घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दूसरे ऊर्जा सम्मेलन में अमेरिका के वाणिज्य मामलों के मिनिस्टर काउंसिलर जोनाथन हैमर ने भारत की अभूतपूर्व सफलता को सराहा और कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच अमेरिका एक मजबूत साझेदार के रूप में खड़ा है। The government's renewable energy targets have also helped attract important investments and accelerated the deployment of clean energy technologies through the country. भारत लगातार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के नवीन घटकों में शोध को बढ़ावा दे रहा है। जैव ईंधन, कचरे से बिजली, जल और वायु ऊर्जा सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर निरंतर प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। आज अमेरिका सहित पूरी दुनिया मानती है कि भारत की विकास यात्रा विश्व में अमूलचूल बदलाव ला सकती है। यह विकासशील देशों के लिए मील का पत्थर है, जिन पर चलकर वह अपने विकास का रास्ता तलाशेंगे। विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ता हुआ भारत जलवायु परिवर्तन और कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने गंभीर प्रयास कर रहा है। चंद्रशेखर, TT न्यूज़। तो खास तौर से वहीं अगर बात की जाए भारत की मेडिटेक इंडस्ट्री जो कि तेज़ी से आगे बढ़ रही है, सरकार की PLI स्कीम से लगातार इसमें फ़ायदा मिला है। देश में 9 मेडिटेक पार्क हैं जहां 100 से ज़्यादा मेडिकल डिवाइस बन रहे हैं। मेडिटेक इंडस्ट्री और इसके विकास को लेकर आयोजित ग्लोबल मेडिटेक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत उभरता हुआ हेल्थ टूरिज्म डेस्टिनेशन है और हेल्थ सेक्टर में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। मेडिटेक क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका बाजार बढ़ता जा रहा है। मेडिटेक क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। PLI स्कीम की वजह से देश में 9 मेडिटेक पार्क हैं, जहां 100 से ज्यादा मेडिकल डिवाइस बन रहे हैं। भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। मेडिटेक क्षेत्र में और कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर दिल्ली में CII की ओर से ग्लोबल मेडिटेक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ देश और दुनिया भर की मेडिटेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत उभरता हुआ हेल्थ टूरिज्म डेस्टिनेशन है और हेल्थ सेक्टर में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद गत 10 वर्षों में जो इंटीग्रेशन हुआ है हमारी अप्रोच में, जो बीच में एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में जो दूरियां थी वो जाती रहीं, और यदि हम बात करते हैं सन 2047 के उस शिखर पटल पर पहुँचने वाले भारत की, तो हमारे लिए अनिवार्य है और इसके बिना और कोई विकल्प भी नहीं कि वी विल हैव टू मूव इन एन इंटीग्रेटेड फैशन। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि भारत में ऐसा इकोसिस्टम बना है जिससे स्टार्टअप के साथ मेडिटेक इंडस्ट्री को निवेश करने और भारत में चिकित्सा उपकरण बनाने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में क्लियर, इम्पोर्टेंट और पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स लिए हैं। एक बहुत ही प्रमोटिव, सपोर्टिव और पार्टनरशिप वाला एक पॉलिसी इकोसिस्टम तैयार हो गया है। एक समय था जब भारत चिकित्सा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत अब चिकित्सा उपकरणों का निर्यात करता है। आने वाले दिनों में भारत मेडिटेक क्षेत्र में भी दुनिया का लीडर होगा। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। है जिसकी बान की नज़र भी आती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम और बात कर लेते हैं कारोबार जगत में पहले गिफ्ट निफ्टी की। आप देख सकते हैं 192 अंकों की तेज़ी हरे निशान के साथ शुरुआती तौर पर जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये 24,319.50 के स्तर पर यहाँ बरकरार रहा। इसके साथ ही निफ्टी 50 की हम बात करें 277.85 की बढ़ोतरी और ये 24,270.40 पर शुरुआती तौर पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ साथ सेंसेक्स की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 860.79 अंकों की बढ़त के साथ जो बाजार है वो खुला है, जिसके बाद आप 79,453.86 पर
सेंसेक्स जो है शुरुआती तौर पर कारोबार करता हुआ दिखा। आज के टॉप गेनर्स कौन से रहे, उन पर नजर डालते हैं। इन्फी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एमएनएम और विप्रो, जहां पर देख सकते हैं लगातार हरे निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया है। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में हम बात करते हैं आज के फोकस की। देश में पिछले एक दशक में विकास को गति देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो या फिर बेहतर कनेक्टिविटी, देश अब विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। ऐसे में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है और सरकार की नीतियों के प्रभाव से विदेशी निवेश में भी लगातार बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देश में विकास को गति देने के लिए सरकार की नीतियां काफी कारगर रही हैं। इसी कड़ी में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिला है। सरकार ने देश में निवेश को बढ़ावा देने और अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी और अन्य विभागों के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान कर रही है, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम पोर्टल। इनके जरिए न सिर्फ औद्योगिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया गया है, बल्कि देश में व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही राज्यों को प्राथमिकता देते हुए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय भी लागू किए हैं। सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति लागू की है। भारत ने एफडीआई सीमा बढ़ाकर नियामक बाधाओं को दूर करके, बुनियादी ढांचे का विकास करके और कारोबारी माहौल में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना जारी रखा है, जिसका ही नतीजा है कि लगातार विदेशी निवेश में भी इजाफा देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से जो विदेशी निवेश है इसमें इजाफा हुआ है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बुनकर समाज का हम सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। मोदी जी ने उन्हें केवल बीमा से उनको बीमित नहीं किया, उनके पारिवारिक सुरक्षा को भी देख रहे हैं। उनको डिप्लोमा और डिग्री का मुफ्त ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनके बने हुए कपड़ों को विदेश तक मार्केट दे रहे हैं। आने वाले दिन में हैंडलूम बढ़ेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी किस तरीके से जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ावा मिला है सरकार की नीतियों के चलते। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी जुड़े हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अश्विनी जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो सरकार की नीतियों का प्रभाव है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि माना यही जाता है कि जो जितना विकास होता है, जितनी विकास को गति मिलती है, उसके लिए निवेश की आवश्यकता होती है, और अब वो निवेश शायद भारत के पास भी है, लगातार बढ़ भी रहा है। देखिए, कुछ सेक्शंस में ये नैरेटिव भी आ रहा है कि देश में निवेश नहीं बढ़ रहा जी। तो मैं आपके माध्यम से इस विषय को आमजन के पास पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में, क्योंकि कोरोना के कारण विकास बाधित हो रहा था, निवेश बाधित हो रहा था, इससे पहले भी जी। निवेश में कुछ कमी आ रही है। तो जो निवेश के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग में जहां चीन जो है वो 50 से नीचे, यानी 50 एक लिमिट होती है, अगर उससे नीचे जाता है तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग डाउन जा रही है जी। और 50 से ऊपर होता है और जितना ऊपर जाता है उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ोतरी कर रही होती जी। है। तो हमारे देश में पीएमआई जो है लगभग 60 के आसपास चल रही है, यानी एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है
जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इंडिकेट करता है और देश में किस प्रकार से औद्योगिक विकास हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जी। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स। तो पिछले 3 सालों में मेरे सामने आंकड़े हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1.28 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, जी। जो उससे पिछले 3 सालों का 6 गुना है। यानी उससे पिछले 3 सालों में जो निवेश हुआ था उससे 6 गुना ज़्यादा इन 3 सालों में हुआ है। जी। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स हैं इन 3 सालों में, जो 102 गुना ज़्यादा हैं उससे पिछले 3 सालों की। जी। इसी प्रकार से मेरे सामने आंकड़े हैं कि फार्मा सेक्टर में, ड्रग्स और फार्मा सेक्टर में, जहां एपीआई में पीएलआई स्कीम आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पीएलआई स्कीम जिसके बारे में बताया, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में की बात मैंने की, और फार्मा सेक्टर में, ड्रग्स और फार्मा सेक्टर में 18,112 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो पिछले 3 सालों की तुलना में 15.5 गुना ज़्यादा है। जी। इसी प्रकार से 23,484 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो फूड इंडस्ट्री में है, जो कि 8 गुना ज़्यादा है इससे पिछले 3 सालों की तुलना। जी, लगातार यानी इसमें इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों की तुलना में इन 3 सालों में जी। ये सीएमआई के आंकड़े हैं जो कंपनियों की तरफ से इकट्ठा किए जाते हैं, उसके आधार पर ये आता है। जी। कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि निवेश तेजी से बढ़ रहा है, उसका असर देखने को मिलेगा। अभी पीएलआई स्कीम के तहत लैपटॉप्स का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। इससे पहले कंपनियां यहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके आयात पर बाधा लगाने के बाद उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और 39 कंपनियों ने इसके लिए जो लैपटॉप के लिए, ये भी आप भारत में ही लैपटॉप बनने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से तमाम और प्रकार के जो उत्पादन हैं वो भारत में करने की जो पीएलआई की योजना है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती जा रही है। तो कुल मिलाकर के मेरे जो आंकड़े मैंने अभी आपको बताया कि 6 गुना से लेकर 102 गुना ज़्यादा निवेश है अलग अलग क्षेत्रों में, तो यह इंडिकेट करता है कि जिस प्रकार से हमारा जो पीएलआई स्कीम है, तमाम प्रकार की दूसरी सरकार की योजनाएं हैं निवेश को बढ़ावा देने की, उनमें प्रगति हो रही है। जी बिल्कुल, और ज़ाहिर तौर पर जैसा नीतियों का जिक्र आपने भी किया, क्योंकि फिर चाहे हम देखें कि डीपीआईटी जो है वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के ज़रिए वो भी यही प्रयास करता है कि एक तरीके से एक सलूशन जो है वो मिल सके। उसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की जो पहल हैं वो हमने देखी हैं कितनी कारगर रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अश्विनी जी, सरकार की प्राथमिकता ईज़ी ऑफ डूइंग पर भी रही है। आप दोहराइए जरा। जी, अगर सरकार की प्राथमिकता की हम बात करते हैं तो कैसे जो व्यापार को आसान बनाने की बात है, कैसे इसे ऑफ डूइंग के अगर हम बात करते हैं तो उस पर लगातार सरकार ने काम भी किया और उसका भी एक नतीजा सामने है। स्वाभाविक है कि हमारे देश में व्यापार सुविधा के नाम पर कुछ नहीं होता था। लगभग हमारा स्थान 144वां था जी। वर्ल्ड बैंक ने हालांकि उसकी रैंकिंग करना बंद कर दिया है, लेकिन हमारा स्थान उस समय जब उन्होंने बंद किया तो 67 पोजीशन पर था। यानी कुल मिलाकर के व्यापार करने की जो सुविधाएं हैं, अलग अलग प्रकार के उसके इंडिकेटर्स होते रहे, तो उन सब में हमने पहले से बेहतर किया है। और इसके कारण हालांकि वर्ल्ड बैंक ने उसकी रैंकिंग करनी बंद कर दी है, लेकिन हमारे प्रयास उसी प्रकार से जारी हैं जी। और लगातार हम देख रहे हैं कि व्यापार करने में सुविधा, चाहे वो आईबीसी के बारे में हो, बाकी और चीज़ों के बारे में हो, और आज बहुत आसानी से निवेशक जो हैं अपने निवेश कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कई गुना ज़्यादा, 6 गुना से 102 गुना ज़्यादा निवेश अलग अलग क्षेत्रों को देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा क्षेत्र इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे पीएलआई स्कीम अनफोल्ड हो रही है, वैसे वैसे आज हम देख रहे हैं कि एक जो आपने अभी जिक्र किया था कि मेडिकल टेक इंडस्ट्री जो है जी, जिस समय कोरोना काल आया था तो उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि हमारे देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री जो है वो नहीं है और हमारे पास जो वेंटिलेटर्स नहीं है।
तो उस जी। समय भी हमारे देश में वेंटिलेटर्स बन रहे थे, लेकिन अभी उससे कहीं ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं और हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ऐसा मैं मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत जानकारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि लगातार इसमें प्रगति हो रही है। इसमें और ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की ज़रूरत है, और क्योंकि इसके अलावा एपीआई इंडस्ट्री, जिसमें जी। 90% तक हम अब चीन और दूसरे देशों पर निर्भर हो गए थे और हमारा जो ड्रग इंडस्ट्री थी वो बड़ी ज़बरदस्त खतरे में पड़ गई थी। इस पीएलआई स्कीम के तहत अब बहुत सारी ऐसे ड्रग्स हैं जिनको जो बहुत जैसे हमारी एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में अब हम एपीआई काफ़ी हद तक खुद बनाने लगे हैं। नई नई कंपनियां अभी हाल फिलहाल में जून जुलाई में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनका शुरू हुआ है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि जहां जहां हमारी विदेशों पर निर्भरता थी, जी। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थी या ड्रग्स इंडस्ट्री में थी या किसी और में, लगातार अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी। जो निवेश है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। जी बिल्कुल अश्वनी जी, ना सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब की हम बात करते हैं, उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर हब का भी एक हमारा जो उद्देश्य है उस पर भी, उस दिशा में भी लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर भी अच्छा खासा जो निवेश है शायद वो अब तक आ चुका है। जी, जो देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये संभव ही नहीं है, जी। क्योंकि दुनिया में कुछ ही मुल्कों का इसके ऊपर एकाधिकार था। लेकिन जिस प्रकार से प्रयास हुए हैं और सेमीकंडक्टर में थोड़ी अड़चनें आई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अब दोबारा से सरकार के प्रयासों से इस विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर हम अपना कुछ मुकाम हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि विश्व में एक बड़ा नाम होगा भारत का, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना के बाद जो दुनिया की सब ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो प्रभावित हुई थी, तो उसे सेमीकंडक्टर्स न होने के कारण हमारे उद्योगों पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा था। और शायद यही कारण है कि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में इतने प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से फलीभूत हो रहे हैं, लगातार समाचार आ रहे हैं, उससे ये इंगित हो रहा है कि जरूर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बिल्कुल एक बड़ा मुकाम हासिल करें। जी अश्विनी जी, और जो मोमेंटम एक बना हुआ है, हमने देखा था कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो किस तरह की उसकी स्थिति रही है, बजट में वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो रही है, महंगाई की अगर बात की जाए उसको नियंत्रित किया जा रहा है। ये जो तमाम इंडिकेटर्स हैं, क्या माना जाए इनके चलते आने वाले समय में जो विदेशी निवेश है उसमें और ज़्यादा इजाफा जो है वो नज़र आएगा हमें? देखिए, अर्थव्यवस्था के जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट का है, फिस्कल डेफिसिट हमने पिछले साल 5.9% की सोच रखी थी, लेकिन उसको 5.6 पर ला करके अभी हमने खड़ा किया है, यानी 0.3% जो है उसमें बेहतरी हुई है। इसी प्रकार से हम लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजर रहे थे। अभी जो पहली तिमाही गई है उसमें हम करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए हैं, यानी विदेशी भुगतान का जो घाटा है वो अब मुनाफे में बदल गया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अभी निवेश कर रहे हैं उसके कारण जो उत्पादन बढ़ रहा है उसका आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर असर देखने को मिलेगा, यानी जी बिल्कुल, और बेहतर स्थिति जो है वो नजर आएगी हर लिहाज से। जो पीएमआई की बात की 60 के आसपास पहुंच रही है, ये बिल्कुल बहुत इतिहास में बहुत कम समय ऐसा देखने को मिला है। जी, और उनका असर भी हमें फिलहाल नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ जाना आपने किस तरीके से अलग अलग के जो कारक हैं वो काफ़ी सकारात्मक, जिनका असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश की 67% जनता लाभान्वित हो रही है। देश में इस समय 1% से भी कम जनसंख्या एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत आती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 32,440 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले किसानों को 1.64 लाख करोड़ रुपए के बीमा दावे का भुगतान किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछली योजना की विसंगतियों को दूर करके इसे किसान हितैषी बनाया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मिनिमम बैलेंस न होने के कारण बैंकों द्वारा पैसा वसूलने से जुड़े सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन और बुनियादी बचत खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं है।
उन्होंने कहा कि बैंक केवल उन मामलों में जुर्माना लगाते हैं जहां ग्राहक अपने अन्य खातों में आवश्यक राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं। दुनिया के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए सरकार ने अब तक 116 देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से भारत और इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के सुचारू संचालन में सुविधा होगी। भारत के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर ऋण लेन देन पर हर महीने करीब 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और इनमें से करीब 200 करोड़ रुपए क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई सेवा से हुआ है। शेष लेन देन रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए किया गया। यह जानकारी एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक दिलीप अस्बे ने दी। सेबी ने सितंबर में होने वाली अपनी तिमाही बोर्ड बैठक के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 339 सिफारिशों में से 126 की समीक्षा करेगा। सितंबर में जिन 126 सिफारिशों पर विचार किया जाना है उनमें से 107 सिफारिशें इक्विटी मार्केट से संबंधित हैं। भारत में जनवरी मई अवधि में विदेशी पर्यटकों के आने से 9.1% की वृद्धि देखी गई। इस अवधि में भारत में करीब 41 लाख विदेशी पर्यटक आए। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो एक मजबूत और बढ़ते पर्यटन उद्योग की तरफ इशारा कर रही है। दुनिया भर में आर्थिक मोर्चे पर जारी उठापटक की चिंताओं के बावजूद देश में नए निवेशकों का शेयर बाजार में उतरना जारी है। नए डीमैट खाते खोलने की संख्या जुलाई में 6 महीने के उच्चतम स्तर पर CDSL और NSDL के आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई में 44.4। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मंच पर उपस्थित माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा, सचिव श्रीमती रचना शाह, डीसी हैंडलूम श्रीमती M बीना, यहाँ उपस्थित माननीय सदस्यगण, सांसदगण, हमारे मंत्रीगण और राज्यसभा की सदस्या और खास करके हैंडलूम के सेक्टर में रुचि लेने वाली सुधा मूर्ति जी, केंद्र और राज्य सरकारों के पदाधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी साथीगण, मित्रों, आज का दिन नरेंद्र मोदी ने 2015 में बुनकरों के लिए एक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वैसे तो ये 1905 में 7 अगस्त को जब स्वदेशी आंदोलन चला, उसी समय से ये गांधी ने चरखे को और हैंडलूम को साथ लिया, मैनचेस्टर के कपड़ों का बहिष्कार किया। लेकिन मैं राजनीतिक भाषा तो नहीं कह रहा हूं, काश अगर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इसको समझ पाते, ये केवल हैंडलूम कपड़े नहीं बनाते, बल्कि एक कपड़े से उनके घर में एक नई रोशनी आती। मैं तो आज के अवसर पर कहूंगा, अगर उस समय से लेकर के 2015 के बीच में जो काम नहीं हुआ, वो काम नरेंद्र मोदी ने 10 साल में करके बुनकरों के लिए करने का काम किया है। देश में 70% इस क्षेत्र में हमारी महिलाएं लगी हुई हैं। ये हैंडलूम एक ऐसा सेक्टर है जो वीमेन लेड इकोनॉमी को बताता है, महिला आधारित अर्थशास्त्र है और अभी 35 लाख परिवार, शायद 1905 से अब तक कई परिवारों ने दम घुट दिया होगा, छोड़ दिया होगा। मैं आज के अवसर पर सभी बुनकरों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जरूर इस ओर आप ध्यान आकृष्ट कराएं। IIST इंडियन। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम को यहाँ संबोधित कर रहे थे गिरिराज सिंह। और खासतौर से इस क्षेत्र के जरिए भी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है, जिसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।